नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी संविधान की क्लासें चल रही हैं कंटिन्यू, ठीक है। और देखिए, उसी के उपलक्ष्य में हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो चुके हैं और भाग 4 हमारा प्रारंभ हो गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे शुरू हो गए हैं। ये हमारे कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक पूछे जाते हैं या कितने आर्टिकल तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में समाहित हैं। ठीक है, अगर देखिए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं तो राज्य हमारा और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक ऐसा नियम कानून बनाएंगे, सामाजिक स्तर से हो, आर्थिक स्तर से हो या फिर किसी राजनीतिक स्तर से हो। आपने देखा होगा कि जो कानून के आदर्शों का पालन करता हो, ठीक है, कानून के आदर्शों के समान हो, उसी के अनुकूल चलता हो। ठीक है, राज्य और कानून हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र, राज्य और केंद्र ऐसे शासन बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे केंद्र और किसके अंतर्गत आते हों, हमारे संविधान के अंतर्गत, संविधान के आदर्शों का पालन करते हों। जो भी संविधान में हमारे नियम कानून किसके राज्य के लिए दिए गए हैं, वह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसका आदर्श करें। ठीक है, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व अधिकांश पूछा गया है कि कौन से कितने भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे गए हैं, तो भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल इसमें 36 की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 हमारा दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत राज्य को संचालन करने के लिए जितने ही प्रकार के नियम व कानून एक केंद्र के और संविधान के द्वारा लागू किए जाते हैं, वह हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह किसी भी तरह के हों। एक राज्य को संचालित करने के लिए राज्य में जिस भी प्रकार की विधि का, ठीक है, समान रूप से उसका पालन किया गया है संविधान में, ठीक है, तो उसी का हमारा क्या करना है, उसी आदर्शों का पालन करना है। संविधान के एक दायरे में रहकर हमारा राज्य अपने सभी प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उन्हें पूर्ण करेगा। ये हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितने भी, चाहे वह राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक हो या फिर कोई आर्थिक कार्य हो, ठीक है, जिस भी तरह का हो, वह हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। मतलब सभी तरह के आप बहुत सारे कार्य देख सकते हैं, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं हमारी। अगर देखिए हम राज्य की अनुच्छेद 37 की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परावर्तित नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने देखे होंगे कि न्यायालय द्वारा इसमें दिया गया है, न्यायालय द्वारा क्या नहीं किया जाएगा, परावर्तित नहीं किया जाएगा, यानी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर देखिए राज्य में कोई ऐसा सिस्टम बनना है, मान लीजिए आप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगर कोई ऐसी सिस्टम बन जाता है, ऐसी कोई घटना घट जाती है राज्य के साथ में जो इस तरह की निःशुल्क शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि आपने देखा होगा कि 2002 से भारत में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते या किसी भी तरह का आप क्या नहीं कर सकते, न्यायालय द्वारा परावर्तित या न्याय किसी भी कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते। तो न्यायालय उस चीज़ को, जो भी न्यायालय होगा उसमें दबाव नहीं दे सकता कि आप इस तरह का केस दर्ज करें, ठीक है, या फिर किसी भी विधि के द्वारा आप न्यायालय में विधि का उल्लंघन करें। किसका, आर्टिकल 37 की विधि का उल्लंघन करें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल अगर देखिए हम 38 की बात करते हैं, आर्टिकल 38 हमारा क्या कहता है, राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक, देखिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित होता है। ठीक है, राज्य आपने देखा होगा किसी भी नियम व कानून को बनाने के लिए एक ऐसा दायरा बनाएगा जो हमारे न्यायालय के अंतर्गत आता हो, संविधान के अंतर्गत आता हो। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, ठीक है, जैसे देखिए आपने देखा होगा कि राज्य के अंतर्गत सभी को एक दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हैं मोटे तौर पर वोट डालने का अधिकार, ठीक है, आपका मत है, मतदान आप करते हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, चाहे सरकारी नौकर हो या फिर प्राइवेट नौकर हो, ठीक है, या किसी भी तरह का, किसी भी वर्ग से वह
संबंध रखता हो, लेकिन उसे क्या है एक समाज में रहने के द्वारा और किसके आर्टिकल 38 का हमारा पालन करते हुए क्या दिया गया है, सभी को समाज में रह करके वोट डालने का अधिकार है। ये हमारा सामाजिक अधिकार हो गया। ठीक है, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, अगर दिखता है राज्य सरकार को दिखता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है, ऐसा लगा लीजिए आप किसी व्यक्ति को के साथ कोई दुर्घटना हो गई और वह किसी भी कोर्ट या कचहरी में जाता है और अपना केस दर्ज कराता है, उसके पास अगर आपने देखा होगा कि केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट को उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ये देखना होगा और उसके केस लड़ने के लिए एक अपने तौर तरीके से और अपने द्वारा राज्य सरकार उसके लिए एक वकील का प्रावधान करेगी। ये हमारी आर्थिक स्थिति में दिया गया है। और राजनीतिक स्थिति न्याय, ठीक है, राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया है आपको। राजनीतिक स्थिति में हमारा क्या आता है, राजनीतिक स्थिति में आता है हमारा कि किसी प्रकार की आप राजनीति में इस तरह का जो संविधान है, जो संविधान के दायरे में रहकर किसी विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वोट डालने का आपको अधिकार है, आप वोट डाल सकते हैं, किसी भी राजनीतिक प्रावधान में भाग ले सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें दिया गया है कि राज्य कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ न्यायालय द्वारा किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया गया हो, न्याय अनुप्रमाणित होता है, न्यायालय द्वारा किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया गया हो इसमें। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की, आर्टिकल 39 में हमारा दिया गया पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। आर्टिकल हमारा 29 कहता है कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। आपने अधिकांश देखा होगा कि अगर किसी पुरुष को मजदूरी 400 रुपये दी जाती है, ठीक है, तो वहीं पर आपने किसी ऑफिस वगैरह में, प्राइवेट सेक्टर में इतने ऑफिस होते हैं, वहाँ क्या होता है कि गर्ल्स की जो भी लेडीज़ होती हैं उनकी थोड़ी जो वेतन होते हैं वो कम होता है और जो क्या होता है पुरुष का वेतन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये एक आर्टिकल, अगर इस तरह का कहीं भी भेदभाव हो रहा है तो वह किसका, हमारा आर्टिकल 39 का उल्लंघन है। इसमें दिया गया है कि पुरुष तथा स्त्री दोनों समान कार्य के लिए, अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं, अगर देखिए कोई भी एक तरफ लेडीज है और एक तरफ क्या है पुरुष है, अगर दोनों किसी भी, ऐसा लगा लीजिए आप कोई भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और जब दोनों वर्क कर रहे हैं तो दोनों समान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और समान कार्य के लिए उनका क्या है, समान वेतन का ही अधिकार है, समान वेतन का अधिकार है। अगर इस तरह से नहीं होता तो वह हमारा आर्टिकल 39 का उल्लंघन करता है। ठीक है, आर्टिकल 39 का उल्लंघन करता है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। देखिए ये क्या है, वेरी मोस्ट है, बिल्कुल इसके आने की संभावना है, काफी बार पूछा भी गया है। एक ये आर्टिकल और एक ये जो पूछा गया है मैं बताऊंगा आपको। आपने देखा अनुच्छेद 39, अभी बताया मैंने आपको, पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हमारा आर्टिकल 39 में दिया गया है। अगर किसी जगह पर दो व्यक्ति हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स, ठीक है, और उन्हें किसी भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं दिया जाता है तो वह हमारे कौन से आर्टिकल का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 39 का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं आर्टिकल 39 के, ठीक है, 39 के हम आर्टिकल देखते हैं जिसमें हमारा क्या दिया गया, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो, जैसे मैंने अभी बताया समान न्याय। अगर देखिए राज्य का ये कर्तव्य है, अगर कहीं पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनमें किसी बात को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो जो न्यायालय है उसका यह अधिकार है कि उन दोनों को मतलब समान न्याय देख कर, गलती कैसी है, किसी भी तरह की द्वेष भावना नहीं रखी जाए, कि ये नहीं देखा जाए कि इसकी सोर्स ज्यादा है, इसको केस से हटा दिया जाए, इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। समान न्याय, ठीक है, जिस भी तरह की कंडीशन है उसके अनुसार देखा जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता हो, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता हो। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे किस में रहता हो, कि भारत में रहता हो और उसने निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता आपने देखी कि अगर उसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है और वह क्या लड़ना है, केस लड़ना चाहता है कोई भी, और जब केस लड़ना चाहता है उसके पास पैसा कम है, तो वह हमारा क्या करेगा, वह राज्य के द्वारा एक वकील का प्रावधान किया जाएगा और उसे उसका केस लड़ाया जाएगा। ठीक है, यह हमारा किसमें दिया गया है,
ये हमारा आर्टिकल 39 में दिया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो। तो हमारा इसमें करना क्या है हमें कि राज्य के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो राज्य उसे ऐसी निःशुल्क सहायता प्रावधान कराया कि एक वकील का उसे वकील दिया जाएगा कि आप वकील के माध्यम से केस लड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा आर्टिकल क्या है 40, ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार को क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार किसी भी ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है। आप देखते हैं ग्राम पंचायत का मुख्य कौन होता है? एक प्रधान होता है। ठीक है, जिसे सरपंच भी बोल सकते हैं हम। वह हमारी प्रधान का मुख्य सदस्य